नमस्ते मेरे भाइयों। आज के इस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लोड बैलेंसिंग अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो लोड बैलेंसिंग अप्रोच का इस्तेमाल करता है उसको हम लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम या लोड लेवलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। अब ये लोड बैलेंसिंग अप्रोच क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 टास्क है और 3 सर्वर्स है, तो मैं इन टास्क को इन सर्वर्स में इक्वली या इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं ये देखने नहीं वाला कि कौन सा सर्वर किस टास्क को करने के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ये सब मैं नहीं देखने वाला। मुझे बस इतना पता है कि मेरे पास 3 टास्क है और 3 सर्वर्स है, और इन टास्क को मैं इन सर्वर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट्स इट। ठीक है। अब ये करने के पीछे कुछ फंडेज है, मतलब कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर एक अच्छा रिसोर्स यूटिलाइजेशन चाहिए तो उसके लिए जो लोड है उसको इवनली बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 टास्क है और 3 सर्वर्स है, तो अगर फॉर एग्जांपल इस सर्वर के ऊपर ही सारे के तीनों टास्क आ गए तो ये इवनली बैलेंस नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई सर्वर ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम टास्क है एज कम्पेयर टू अदर सर्वर्स, तो ये भी इवनली बैलेंस स्टेट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा सर्वर है जिसके ऊपर कोई टास्क ही नहीं है, तो ये भी इवनली बैलेंस नहीं है। बट अगर मैंने इन टास्क को तीनों के तीनों सर्वर्स में बैलेंस कर दिया या तीनों के तीनों सर्वर्स में 3 टास्क दे दिए, तो ये इवनली बैलेंस है। और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही इस चीज़ में होता है, या यही लोड बैलेंसिंग अप्रोच में होता है। मतलब बेसिकली तुम ये समझ सकते हो कि जो लोड बैलेंसिंग अप्रोच है उसका मेन एम ये है कि सारे के सारे प्रोसेसेस को इक्वली टास्क डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एंड ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे ही वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, या बेसिकली अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे ही वो टास्क सारे के सारे खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम लोड बैलेंसिंग के गोल्स क्या है। लोड बैलेंसिंग के 5 गोल्स हैं। अचीव ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, अवॉइड ओवरलोड एंड अवॉइड क्रैशिंग। अब सबसे पहले अचीव ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस है सबका बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज होना चाहिए। उसके बाद है मैक्सिमम थ्रूपुट। अब यहाँ पे थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि द सिस्टम्स एबिलिटी टू हैंडल हाई लोड्स। ठीक है। तो ये जो थ्रूपुट है ये मैक्सिमम होना चाहिए। थर्ड इज मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि रिस्पॉन्स मिलने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। हमेशा रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। एंड फोर्थ इज अवॉइड ओवरलोड। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया है, और अगर ऐसा हुआ तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो ये जो ओवरलोड है वो अवॉइड होना चाहिए। एंड उसके बाद अवॉइड क्रैशिंग। अब इसका मतलब बेसिकली क्रैशिंग अवॉइड होना चाहिए, बेसिकली अभी ये यही मीन करता है। अब हम जंप करेंगे इसके टेक्सोनॉमी के ऊपर। अब लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम के अंदर अलग अलग नीशेस होती है। एक होता है स्टैटिक एल्गोरिदम, डायनेमिक एल्गोरिदम। स्टैटिक एल्गोरिदम के अंदर भी दो वेरिएशंस होती है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम। देन डायनेमिक के अंदर सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर एक कोऑपरेटिव एल्गोरिदम और एक नॉन कोऑपरेटिव एल्गोरिदम। अब हम इन सारे के सारे एल्गोरिदम्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है कि नोट्स में तुम्हें वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी जो तुमसे एग्जाम में एक्सपेक्ट की जाती है। तो इसीलिए अगर आप नोट्स खरीदते हो तो एग्जाम में आप बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे तुम तो सब समझ जाओगे, बट एग्जाम में कैसे लिखना है वो तुम्हें बस नोट्स ही बता पाएगा। इसीलिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक एल्गोरिदम क्या होता है। सबसे पहले डायनेमिक एल्गोरिदम के ऊपर जंप करते हैं। ये रन टाइम एल्गोरिदम होता है, और जो सिस्टम की करंट स्टेट होती है उस पे इसकी नज़र होती है, और इसीलिए जब सिस्टम का स्टेट चेंज होता है तो ये रिएक्ट करता है। और ये जो डायनेमिक एल्गोरिदम है ये स्टैटिक एल्गोरिदम से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये करंट स्टेट के ऊपर बेस्ड होता है। और अब स्टैटिक एल्गोरिदम के ऊपर जंप करेंगे। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल डायनेमिक एल्गोरिदम के अपोजिट होता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास सिस्टम के एवरेज बिहेवियर का इंफॉर्मेशन होता है, और ये सिस्टम के करंट स्टेट को इग्नोर करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलर होता है
देन डायनामिक एल्गोरिथम। अब हम आते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम। सबसे पहले हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, नोड्स की प्रॉपर्टीज और जो प्रोसेसेस शेड्यूल होने वाले हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे इंफॉर्मेशन को ये काम में लाता है। और ये जो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम है, इसका अप्रोच जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज होता है। और अब प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम के ऊपर जंप करेंगे। ये सिस्टम के स्टैटिक एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नोड्स, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और मे बी टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे कि तुम देख रहे हो कि सामने लिखा है। और ये सब इसीलिए ताकि वो सिंपल प्रोसेस प्लेसमेंट रूल्स को फॉर्मुलेट कर सके। और ये जो प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम है, इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। अब हम जंप करेंगे सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम के ऊपर। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम के पास इफिशिएंट डिस्कशन मेकिंग एबिलिटी होती है, बट एक लोअर फॉल्ट टॉलरेंस होता है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब यू कैन से कि अगर एक सिस्टम में मान लेते हैं 10 कंप्यूटर्स है, तो अगर एक कंप्यूटर लुढ़क गया तो इससे बाकी लगे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिस्टम के परफॉर्मेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। इसे फॉल्ट टॉलरेंस कहता है। और अब डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम के ऊपर आता है। इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग स्टेट इंफॉर्मेशन, इसको ये एक बॉटल नेक की तरह देखता है और इसे ये अवॉइड करता है जनरली। और ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत ही ज्यादा फास्टर रिएक्ट करता है। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव एल्गोरिथम के ऊपर। इन नॉन कोऑपरेटिव एल्गोरिथम एंटिटीज एक्ट एज ऑटोनोमस वंस। ऑटोनोमस का मतलब है खुद के डिसीजंस खुद लेंगी, दूसरे लोग या बाकी के लोग है भाड़ में। तो यहाँ पे खुद के डिसीजंस खुद ही लिए जाते हैं एंड मेक शेड्यूलिंग डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। और जो शेड्यूलिंग डिसीजंस है वो भी खुद ही लेंगी इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एंटिटीज। और नेक्स्ट पॉइंट, इन कोऑपरेटिव एल्गोरिथम्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज कोऑपरेट विद ईच अदर। इसमें उल्टा होता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, भाई बंधुइज्म या भाईचारा में रहते हैं। ठीक है। और कोऑपरेटिव एल्गोरिथम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होता है कोऑपरेटिव एल्गोरिथम्स। नॉन कोऑपरेटिव के ऊपर पहला पॉइंट ही था और यहाँ पे थर्ड पॉइंट के ऊपर वापस जंप करता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये ज़्यादा या लार्ज ओवरहेड को इन्वॉल्व करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव एल्गोरिथम्स इज बेटर। इसके जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस एक अच्छे ऑर्डर में अरेंज मिल जाएंगे और इससे तुम्हारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स के बिना एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।